कि हमें मनुवादी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमारे लोगों को कभी हिंदू बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, जातिगत रूप से मंदिरों में ले जाते हैं, कुछ नहीं देंगे। तुमने संविधान के खिलाफ ये निजी कर दिए तो हमारा हिस्सा कहाँ है, हमारे हिस्से के बारे में बताओ। तो इन दोनों तीनों पार्टियों से हम अपना हिसाब लेंगे। इस देश में हमारा भी 22.5% हम लोग हैं, तो हमारा हिस्सा बताओ ना, जो संविधान में लिखा है। SC ST के क्या अधिकार है, तो हमें इनकी साजिश को नाकाम करना है कि सत्ता हमें अपने हाथ में लेनी है। अपने लोगों को कहना है कि अपने हिस्सेदारी मांगो और अपने आप को वोट करो और अपनी सरकार बनाओ। दिल्ली में हम अनुसूचित जाति के लोग कम से कम 70 से 80 लाख हैं, आधा वोट हमारा है। हम चाहें तो हमारी अपनी सरकार बन जाए। और हम पर्चा भरने जाता है केजरीवाल तो वाल्मीकि मंदिर पचकुआ रोड पे पहले मत्था टेक करके, जब ड्रामे करके जब जाता है, क्योंकि वाल्मीकियों के वोट मिले। और जब इसने घोषणा की तो सबसे पहले हनुमान मंदिर में जाके वो पंडित जी का पर्चा भर रहा है। तब तुम्हें वाल्मीकि मंदिर याद नहीं आए? दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव है और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। यानी चुनावी रिजल्ट के दौरान सियासी हलचल भी तेजी से हो गई है और सियासी भूचाल भी आ गया है। तमाम टेलीविजन के अखबार आपको दिखाएंगे कि 3 पार्टियां मेजर तरीके से ग्राउंड में चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी। इसके साथ साथ तमाम ऐसी इंडिपेंडेंट पार्टियां भी जो लगातार लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करती रहती हैं, इनके बारे में ना कोई चर्चा होती है और ना ही उनके बारे में कहीं कोई दिखाया जाता है। मेरे साथ है दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अशोक अज्ञानी जी। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर पार्टी बनाने की वजह क्या है और इस बार वो विधानसभा चुनावों में खुद मैदान में उतरे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि आप लगातार बहुजन मूवमेंट से लंबे समय से जुड़े हैं और इस दौरान देख रहे हैं कि आपने पार्टी का खुद ही घोषणा की है, पार्टी का एक गठन किया है। इस पार्टी को बनाने की वजह क्या है? जी देखिए, ये दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस और इसके तहत मिशन वाल्मीकि सरकार, ये इसके लिए क्योंकि जो हमारे लोगों को जो बहुत सारा ऐसे SC ST में ऐसे जातियां हैं कि जिनको अपनी पार्टियां भी रिप्रेजेंटेशन नहीं देती हैं, उन दूसरे मनुवादियों को तो छोड़िए। तो जब बाबा साहब का जो सपना था कि तमाम SC ST मिल करके और वो अपना एक राजनीतिक विकल्प बनाए जिसके संगठन में तमाम जातियों के लीडर हों, तभी जा कर के वो लगेगा कि एक यूनिटी और एक एकता और सबको उसमें उसका लाभ मिलेगा। तो हमें लगा कि हम उपेक्षित हैं। एक तो ये कि हमें मनुवादी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे लोगों को कभी हिंदू बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, जातिगत रूप से मंदिरों में ले जाते हैं। और कुछ नहीं तो कोई एक आकर के नया मनुवादी, उसने झाड़ू का निशान ले करके हमारे लोगों की भावनाओं की खेल करके वो वोट ले लिए। और उनको जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं जो बाबा साहब ने दिए हैं, जो हमारे SC ST होने के नाते जो हमारा बजट है, नौकरियां हैं, शिक्षा है और जो हमारा डेवलपमेंट के जो हमारे अधिकार हैं, वो उल्टे देने की बजाय उनको ख़त्म किया है। तो ये पार्टी बनाने का मकसद ये है कि हमारा कि हम कम से कम चुनाव में जा कर के हम उनसे अपना हिसाब तो लेंगे, जोर जोर की चिल्लाएंगे तो सही। ये तो पूछेंगे कि भाई आपने 10 साल में हमारा 20,000 करोड़ का बजट जो SC ST का था वो कहाँ कर दिया? फ्री बिजली पानी में और DTC में आपने सबको दे दिया, तो मेरे हिस्से का पैसा क्यों दिया भाई? मेरे हिस्से का पैसा तो मुझे, मेरे लोगों को देते। 20,000 करोड़ से तो कितने अनुसूचित जाति के हमारे परिवारों को रोजगार मिल जाते और 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का कमाते वो, तो आराम से 200-500 की बिजली के पैसे देते, DTC के भी देते, या अपनी स्कूटी खरीदते, मोटरसाइकिल खरीदते, उनको आर्थिक शक्ति मिलती। तो आपने हमारे 20,000 करोड़ का क्या किया, ये हिसाब लेना है। दूसरा ये कि आपने जो दिल्ली में स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी जो बनाई, उसमें SC ST का हमारा रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू करा? हमारे स्टूडेंट्स को क्यों नहीं आपने रिजर्वेशन की सुविधा दी? तीसरी बात ये कि आपने जो मुख्य बात है, जिस एजेंडे को हम लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध, क्योंकि हमारे लोग तो हैं 4th क्लास कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, मसालची, वो अपने चौकीदार, ड्राइवर, ये सब हमारे लोग तो हैं, हमारी बहन बेटियां, हमारे लोग काम कर रहे हैं, ठेकेदारी में पिस रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा है। आपने कहा था ठेकेदारी खत्म करेंगे, क्यों नहीं करी? आप दिल्ली में रह करके आपने ठेकेदारी नहीं खत्म करी और बढ़ा दी। प्लस वो जो बीजेपी सरकार है जो केंद्र में है, उसने हमारे लोगों के पैर धोए, उनको हिंदू बनाया, मंदिर बनवाने में लगा दिया। लेकिन जब उनको
पक्के करने की नौबत आई तो आप भी उनको परमानेंट नहीं करा, और ठेकेदारी और दिन पे दिन बढ़ा दी। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के हम पूछेंगे, सीधे पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी में आकर के वहाँ पर हमें प्रेशर होता है कि भैया आप ये मत पूछो, ये मत करो, फलाना मत करो। तो हम अपने हिसाब से हमने पार्टी बनाई है और अपने कैंडिडेट हम दिल्ली में खड़े कर रहे हैं, और लगातार अब हमारा प्रचार जारी है, और हम पूरे सारे विधानसभाओं में इन तीनों पार्टियों से हम अपना हिसाब लेंगे कि भैया जब तुमने निजीकरण कर दिया तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हिस्सा है 22.5%, उसको तुमने दिया नहीं, तुमने संविधान के खिलाफ ये निजी कर दिए, तो हमारा हिस्सा कहाँ है, हमारे हिस्से के बारे में बताओ। तो ये सब हम पूछने के लिए इसलिए हमने पार्टी बनाई है। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला कि टीवी अखबार एक चुनिंदा लोगों को दिखाना पसंद करती है, चुनिंदा लोगों की खबरें करना पसंद करती है। तो बिना टेलीविजन अखबार के आपका क्या रोड मैप है, किस तरीके से मैदान में उतरेंगे, कितने कैंडिडेट मैदान में उतारने की आपकी कोशिश है? देखिए, कोशिश तो ये थी कि पूरे 70 के 70 लड़ाएं। अभी हमने 10 कैंडिडेट परसों घोषित करे, और अभी 30-40 कैंडिडेट हमारे और बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इन्होंने तुरंत ताबड़तोड़ ये पूरी साजिश के तहत ये घोषणा कर दी कल रातों रात आकर के, जबकि हमें लग रहा था कि मिडल ऑफ फरवरी में चुनाव होगा लास्ट ईयर की तरह। और ये देखिए, इन्होंने चालबाजी भी ये करी है। 26 जनवरी बीच में है, 3-4 दिन तो कोई प्रचार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली बंद रहती है सिक्योरिटी रीजन से, ना तो परमिशन देंगे ना कुछ करेंगे। इनकी बड़ी साजिश है, क्योंकि इन 3 पार्टियां ये बैठ करके, इनको तो मीडिया दिखा रहा है, इनका मीडिया है, इन 3 पार्टियों के प्रवक्ताओं को दिखाते हैं, अखबार भी इन्हीं को छापते हैं। तो हमारी तो कोई बात सुनता नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे लोग, बहुमत हमारे लोग हैं, सोशल मीडिया हमारे पास है, तो उससे हम अपने समाज के पास जाएंगे और डोर टू डोर, मैन टू मैन जितना जा पाएंगे अपनी अपनी कॉलोनियों में पर्चे बांटेंगे, और मुंह जवानी प्रचार हम करेंगे। हमने पूरा तय किया है कि कम से कम 20-20, 30-30 लोगों की टीम एक एक कैंडिडेट के साथ हम जा करके अपने इलाकों में जाके प्रचार करेंगे, जैसे पहले परंपरागत होता था। क्योंकि देखिए, जो सक्सेस के लिए ना किसी मीडिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने भी पैदल चल के ही और बिना मीडिया की लड़ाई लड़ी। मान्यवर काशीराम जी ने भी इतना बड़ा बहुजन मूवमेंट खड़ा किया और इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, तो उस समय अखबार हमें नहीं दिखाते थे, और बाद में भी नहीं दिखाते। बहुत दिक्कत की बात यह है, क्योंकि मीडिया इन्हीं के काबू में है। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे यूट्यूब, हमारे मीडिया आ गया, जिसकी वजह से आज हमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो हम प्रचार अपना डोर टू डोर करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे, आप लोगों की उससे करेंगे। धन्यवाद आप लोग जो दिखा रहे हैं। तो उस तरीके से हमारा रोड मैप है, और हम जो हमारी 500-600 लोगों की जो हमारी कार्यकर्ताओं की टीम है, हम पूरी दिल्ली में चक्कर मारेंगे और पूरा हल्ला मचाएंगे, जोर शोर से हल्ला मचाएंगे, और इनसे सवाल पूछेंगे कि हमारे हिस्से का बात। देखिए, मेन बात क्या है, वो टीवी डिबेट पर बैठे हैं, ये बात क्या कर रहे हैं, शीश महल की बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को, 2100 की बात कर रहे हैं, ये 1000 को 1100 कोई बांट रहा है, ये मुद्दे कर रहे हैं। ये SC/ST का हिसाब दो ना भाई, हमारे हिस्से की, हम SC/ST हैं इस देश में, हमारा भी 22.5% हम लोग हैं, तो हमारा हिस्सा बताओ ना, जो संविधान में लिखा है SC/ST के क्या अधिकार है। और हमारे लोग भी इन्हीं के चक्कर में, इन्हीं के 2100 में और फ्री के बिजली और पानी में लगे हुए हैं। तो हमें इनकी साजिश को नाकाम करना है। अपने लोगों को कहना है कि अपने हिस्सेदारी मांगो और अपने आप को वोट करो और अपनी सरकार बनाओ। दिल्ली में हम अनुसूचित जाति के लोग कम से कम 70 से 80 लाख हैं, आधा वोट हमारा है। हम चाहें तो हमारी अपनी सरकार बन जाए, और हम अपने हाथ से ठेकेदारी भी खत्म करेंगे, अपने हाथ से बजट भी बांटेंगे, अपने हाथ से रोजगार भी लेंगे, और अपने इलाकों में विकास भी करेंगे। तो ये इसके लिए हम प्रचार पूरे जोर शोर से करेंगे। आपने 2100 और 1100 की बात की। लगातार अभी चुनाव के दौरान तमाम पार्टियां तरह तरह की बोलियां लगा रही हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने तो बढ़ चढ़ के 2500 रुपये अमाउंट कर दिया है। तो आपके मैनिफेस्टो में कितना अमाउंट आपने डिसाइड किया है कि जनता को आप या पर्टिकुलर किसी विशेष जाति के लोगों को इतना देंगे? नहीं, देखिए, हमने जो तय किया, हम खैरात नहीं देंगे, ना कि मुफ्त में कुछ चीज़ देंगे। हमने तय किया कि हम ठेकेदारी ख़त्म करके, एक तो बड़ा जो यहाँ पे मजदूर हैं जो ठेकेदारी पे पिस रहे हैं, उनको परमानेंट करेंगे, और ठेकेदारी ख़त्म करके जिससे कि उनको 50-50, 60-60 हज़ार रुपये की पगार मिल जाए। दूसरा है कि जो लोग पक्की नौकरी में नहीं आ पाएंगे, उनको हमने तय किया कि हर परिवार को दिल्ली के हम 50,000 रुपये मासिक इनकम की गारंटी करेंगे। उनको काम देगी, दिल्ली सरकार उनको काम देगी, जिससे कि 50
50,000 रुपये महीने की उनकी इनकम हो जाए, एक एक परिवार की। हम मुफ्त कुछ नहीं देंगे, रोजगार पे हमारा ध्यान होगा, ठेकेदारी प्रथा घटाने पे हमारा ध्यान होगा, और जो ये तमाम जितने भी, और दूसरा ये कि जो इन्होंने पुजारियों के लिए जो इन्होंने कहा कि भाई केजरीवाल ने कि भाई हम पुजारियों को पैसा देंगे, 18,000 रुपये देंगे जैसे उनको देते थे मुस्लिम उनके मौलवियों को। तो अब देखो मजे की बात यह है कि हमने जब देखा कि भैया जब ये पर्चा भरने जाता है केजरीवाल तो वाल्मीकि मंदिर पचकुआ रोड पे पहले मत्था टेक करके जब ड्रामे करके जब जाता है, क्योंकि वाल्मीकियों के वोट मिले। और जब इसने घोषणा की तो सबसे पहले हनुमान मंदिर में जाके वो पंडित जी का पर्चा भर रहा है। तब तुम्हें वाल्मीकि मंदिर याद नहीं आए? तब जाकर के वहां पहले वाल्मीकि का पर्चा भरते हैं ना पुजारी का, तो बड़ा मजा आता। हम भी कहते कि भैया बढ़िया ठीक है। तो इसीलिए हमने भी घोषणा की है कि हम अपने जो मंदिर है, वाल्मीकि मंदिर और रविदास मंदिर, इन मंदिरों को हम 50,000 रुपये महीना इनको मानदेय देंगे, जिससे कि उनके पुजारियों को मिले, वहाँ काम करने वालों को मिले, और सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से मंदिर चलें, क्योंकि इनको भी देना बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने पुजारियों को वाल्मीकि मंदिर और रविदास मंदिर को हमने घोषणा की है। बाकी मुफ्त कुछ नहीं, बाकी सब कुछ काम देंगे, रोजगार की गारंटी देंगे। 50,000 रुपये मासिक एक परिवार की उनकी इनकम की गारंटी दिल्ली सरकार की होगी, और ठेकेदारी तो पहले ख़त्म करके पक्के कर देंगे। ठेकेदारी की आपने बात की। एक और मुद्दा लगातार जो चलता रहता है चुनाव के दौरान, ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है, और किस तरीके से लगातार चुनाव आयोग के प्रमुख का कहना है कि ईमानदारीता से चुनाव कराया जाता है, लेकिन ईवीएम एक अफवाह है। कुछ लोग हैं जो आरोप लगाते हैं, वो आरोप बेतुके हैं। नहीं देखिए, ये कांग्रेस और ये सब ये मिले हुए हैं आपस में, क्योंकि ये मुद्दे को कभी कभी उठा लेते हैं, लेकिन तीनों पार्टियां उठाती नहीं है कि हर जगह कहीं ना कहीं कोई जीत रहा है, कोई जीत रहा है। अभी जब तुम कहीं जीत जाओ तो तब भी ईवीएम का मुद्दा उठाओ ना। और ये ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस है, ये मुसीबत की जड़ तो कांग्रेस ही लेकर के आई थी। ये किस मुंह से बोलेंगे? हमारे कुछ दलित संगठन, बहुजन संगठन इसके बारे में बोलते हैं, लड़ते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कल भी मैंने इस बात को कहा कि बाबा साहब को जब लड़ रहे थे 1952 का पहला चुनाव, तो बिना, उस समय तो ईवीएम नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने 70,000 वोट इनवैलिड करके पहले ही चुनाव में इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके बाबा साहब को हरवा दिया। तो आप चाहे देखो, पावर तो इनके पास है ना। मेरा बार बार कहने का मकसद ये है कि सत्ता हमें अपने हाथ में लेनी है। जिस मकसद से बाबा साहब ने हमें वोट दिया, SC/STs को वोट का अधिकार दिया, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, बाबा साहब को यही तो था कि अपनी राजनीति करके तुम लोग देश की सत्ता पे कागज का कब्जा करना। जब हमारा कब्जा हो जाएगा तो फिर हम अपने हिसाब से सारी चीजों को पूरे ठीक करेंगे, ईवीएम को भी ठीक करेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी ठीक करेंगे, पूरे सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। लेकिन हमें सत्ता पे किसी भी हालत में सत्ता में जाना जरूरी है, और वो तभी होगा कि हम सब मिल करके कि ऐसी अनुसूचित जाति दिल्ली में 70 लाख एक साथ होकर के एक साथ वोट करें, और 70 की 70 सीटें जीत करके एक तरफा अपनी सरकार बनाए, और फिर आराम से हम अपनी देश दुनिया में आवाज उठा सकते हैं, दिल्ली में उठा सकते हैं, भारत सरकार को हम प्रेशर में ले सकते हैं, और दुनिया के प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनली अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, एक मुख्यमंत्री की हैसियत से हम आवाज उठाएंगे तो लोग ज्यादा सुनेंगे। तो हमें राजनीतिक पावर लेनी है, जो बाबा साहब ने कहा था, राजनीतिक शक्ति आपको हासिल करनी है। बस ये हमें कहना है। जी, बाबा साहब का आपने नाम लिया, कई बार लिया। अमित शाह जी कहते हैं कि बाबा साहब क्या अम्बेडकर करते रहते हो, इतना नाम भगवान का लिए होते तो स्वर्ग पहुंच गए होते। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये उनकी पीड़ा है, ये तकलीफ है, क्योंकि आज बाबा साहब का नाम बहुत बड़ा, बहुत विशाल हो गया है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हमारे नेताओं को इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो मनुवादी हैं, जब भी कभी ये कोई इस तरह का बाबा साहब के खिलाफ कोई या संविधान के खिलाफ कोई भी अगर ये सगुआ छोड़ते हैं जानबूझ करके, उसका मकसद होता है मुद्दों को डाइवर्ट करना। जो वहाँ पर मेन मुद्दे थे वहाँ संसद में, उनको डाइवर्ट करके इन्होंने पूरी संसद भंग हो गई उस मुद्दे के ऊपर। और दूसरी बात, हम भी अपनी सारी चीज़ें भूल भाल करके, क्योंकि संसद चल रही थी, हमारे जो SC/STs के अधिकार थे उन पे हमारे कोई सांसद बोलते या हमारे लोग प्रदर्शन करते, तो वो सारे मुद्दे खत्म हो गए, और वो एकदम से वो खत्म हो गया। और दूसरी बात ये कि इन्होंने अपने मकसद में कामयाब हो गए। बाबा साहब ने कहा था, मेरी वीर पूजा मत करना, मुझे भगवान मत बनाना, मेरी पूजा मत करना, क्योंकि इससे मेरे बना दोगे मुझे भगवान, तो मेरी जो विचारधारा, मेरे संघर्ष हैं वो खत्म हो जाएंगे। और उस मकसद में मनुवादी और अमित शाह कामयाब हो गए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो भी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अम्बेडकर हमारे मसीहा हैं, हमारे भगवान हैं। तो जो बात बाबा साहब को, जिस बात का डर था कि ये मनुवादी मुझे भगवान बना देंगे, तो मेरा संघर्ष
विचारधारा खत्म हो जाएगी। वही हो गया, हमारे लोग चिल्ला रहे हैं भगवान और ये करना, लेकिन ये तो उनकी पीड़ा है। हमें कई बार ये सोचना चाहिए कि हमें किस दिशा में जाना है, इनके झांसे में ना आए, इनके चक्रव्यूह में ना फंसे। हाँ, उसका कंडेम करना जरूरी है, लेकिन उस लेवल पे मत करो कि बाबा साहब को आप भगवान या मसीहा बना दो, जिससे कि उनका सारा किया धारा जीरो हो जाए। जी क्या कहेंगे दर्शकों को और दिल्ली की जनता को क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव लगभग अब सर पे ही है, 1 महीने का भी कम समय बचा है, अब चुनाव आने ही वाले हैं। जी, दिल्ली की जनता को खास तौर पे मैं अपने अनुसूचित जाति की तमाम जातियों को, 36 जातियों को मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, अपील करूंगा कि अब की बार चूकना मत। ये तमाम तीनों पार्टियां ये ना आपको आपके अधिकार देंगी, ना आपको पक्की नौकरी देंगे, ना आपके SC ST के अधिकारों के बारे में बात करेंगे, ना आपका बजट देंगे और ना आपको शिक्षा देंगे, कुछ नहीं देंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस बार अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को, अपने कैंडिडेटों को जो आज़ाद हैं, इन तीनों पार्टियों से अलग लड़ रहे हैं, उनको आप सपोर्ट करें और दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के जितने भी कैंडिडेट लड़ेंगे उन तमाम कैंडिडेटों को भारी बहुमत से जिता करके आप उनको विधानसभा में भेजें, उनको आप मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे कि हम आपके सारे अधिकारों को देने में कामयाब हो सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे अशोक ज्ञानी जी, इन्होंने अपनी बात रखी। और आप लोग तय कीजिए कि आपको फ्री में राशन और लंबा भाषण चाहिए या आपको आपके परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए, स्कूल की अच्छी व्यवस्था चाहिए, अपने लिए संवैधानिक अधिकार चाहिए। जिस तरीके से बाबा साहब ने मजबूत राष्ट्र का सपना देखा था, आज़ादी के 75 साल बाद भी ये देश की स्थिति है कि बहुजन समाज की एक अच्छी खासी आबादी को अभी भी हाशिए पर छोड़ दिया गया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नेता वही चुनिए जो आपके संवैधानिक मूल्यों की हिफाजत करे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।